हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम जिन 3 कंपनीज के रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे उसमें मुगल स्टील, अस्करी बैंक और एटलस होंडा शामिल हैं। सबसे पहले हम मुगल स्टील के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख लेते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर रही ₹2.51, विच इज़ अप 2.1 टाइम्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर हम इसकी हाइलाइट्स चेक करें तो फर्स्ट क्वार्टर में हमने देखा कि नेट सेल्स में कमी नज़र आई, अबाउट 12% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20 बिलियन रुपीस की रही। ग्रॉस मार्जिन्स अलबत्ता ऊपर थे, दे वर अप बाय 7.4 परसेंटेज पॉइंट्स, 17% के ग्रॉस मार्जिन्स रहे। और इफेक्टिव टैक्स रेट भी ज़रा हाई था, ये 50% था। तो शहबाज, रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो सेल्स तो नीचे हैं, लेकिन आई थिंक मार्जिन्स अच्छे थे, जिसका से अर्निंग्स हमने अच्छी देखी। अगर आप रिजल्ट देखें, रिजल्ट वाज मच बेटर देन एक्सपेक्टेशन। उसका आई थिंक मेजर जो इसका रीज़न था ग्रॉस मार्जिन्स थे। अगर आप ग्रॉस मार्जिन्स देखें फॉर द कंपनी वो 17% के हैं, जो आई थिंक द रीसेंट हाई बहुत ज़्यादा हाई हैं। बट ऑन द नेगेटिव साइड अगर आप देखें, सेल्स ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस दे वर डाउन अबाउट 12%। उसमें हुआ क्या है कि जो उनका फेरस सेगमेंट है जो सरिया बनाता है, उसकी सेल्स डिक्लाइन है अबाउट 20%। बट जो उनकी नॉन फेरस सेगमेंट है जहाँ मेजरली कॉपर सेल्स है, वो एक तरह सा वन ऑफ है और उसकी सेल्स आर सिग्निफिकेंटली अप अबाउट 25% क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। अगर आप मार्जिन्स को थोड़ा ब्रेकअप करें तो मार्जिन्स जो फेरस सेगमेंट के हैं, जो आपका सरिया बनाता है, उसके तकरीबन 8 या 9% बनते हैं, वेयर एज जो कॉपर सेगमेंट है उसके मार्जिन तकरीबन 35% है। उसमें हुआ क्या है कि जो इनकी इन्वेंट्री थी, जो प्रोडक्शन थी, थोड़ी सी पुरानी थी और कुछ वन ऑफ ऑर्डर्स थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि सेल्स तो डिक्लाइन है बट कॉपर की सेल्स सिग्निफिकेंटली हमने बेहतर देखी। सो हमें ये लग रहा है कि इन द अपकमिंग क्वार्टर्स ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक एक और रीज़न अगर आप रिजल्ट देखें, जहाँ मैं जिक्र भी करा कि इनके जो डिफर्ड जो इनका टैक्सेशन, इफेक्टिव टैक्सेशन 50% आया है। हमने बैलेंस शीट से कुछ देखा है कि डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी सिग्निफिकेंटली सीक्वेंशियली काफ़ी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आई थिंक इन द कमिंग क्वार्टर्स ये नॉर्मलाइज होगा। और हो सकता है कि डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बढ़ने के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, बट जो इफेक्टिव टैक्सेशन है 50%, हमें लगता नहीं कि इन द अपकमिंग क्वार्टर्स ये चीज़ थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी और नीचे की तरफ आ जाएगा। मगर अगर आप देखें इस क्वार्टर में तकरीबन अर्निंग ₹2.5 की आई है, मगर इसमें कुछ वन ऑफ्स भी हैं रिगार्डिंग ग्रॉस मार्जिन्स एंड इफेक्टिव टैक्सेशन। बट अगर आप इस चीज़ को थोड़ा नॉर्मलाइज कर लें तो मुझे लगता है कि इसकी नॉर्मलाइज अर्निंग तकरीबन ₹1.80 की बनती है, क्वार्टर की जो बनती है। इसमें जो अपकमिंग ट्रिगर है, सबको मालूम ही है, इनका एक हाइब्रिड कोल पावर प्लांट ऑनलाइन आएगा जो एक्सपेक्टेडली टेस्टिंग फेज़ में फ़िलहाल है। एज़ पर द मैनेजमेंट वो दिसंबर एंड या जैन के शुरू में आएगा। तो अगर आप देखिए इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तकरीबन 25 से 30% जो फीसद जो है वो फ्यूल कॉस्ट होती है। और अगर कोल पावर प्लांट आ जाता है जिसकी जो पर टैरिफ जो किलोवाट पर आवर कॉस्ट है तकरीबन ₹20 है, वगैरह जो ग्रिड से बिजली लेते हैं वो ₹35 है। सो अगर ये टाइमली ऑनलाइन आ जाता है तो एक सिग्निफिकेंट सेविंग हो सकती है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि सालाना सेविंग तकरीबन ₹3 से ₹3.25 हो सकती है। तो ओवरऑल देखें, ऑफकोर्स नेक्स्ट क्वार्टर कैन बी लोअर व्हाट वी सॉ लास्ट क्वार्टर बिकॉज वन ऑफ्स, बट गोइंग फॉरवर्ड का मेजर ट्रिगर जो होगा वो आपका कोल पावर प्लांट का होगा। वो कब ऑनलाइन आता है, उसकी कितनी सेविंग्स होंगी, वो हमें नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स नज़र आ जाएगा। अच्छा शहबाज, तो गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्टेशन रखी है कि सेल्स तो चले फर्स्ट क्वार्टर में नीचे थी, बट अगले क्वार्टर्स में, अगले 3 क्वार्टर्स में आप समझते हैं कि सेल्स में थोड़ी बेहतरी होगी? और इसका भी आपने इम्पैक्ट शामिल कर लिया, प्लस अपने कोल का भी कर लिया, जब भी आप समझते हैं कि नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में तकरीबन ₹1.80 की अर्निंग्स होंगी? देखिए, अगर आप देखें, एक मैं रीज़न मेंशन करना भूल गया कि इनकी जो सेल्स डिक्लाइन स्पेशली फेरस सेगमेंट की है, जो सरिया बनाते हैं, वो आई थिंक मानसून सीजन था। हमें देखिए बहुत बारिशें आई हैं जिसकी वजह से सेल्स डिक्लाइन है। तो ऑफकोर्स इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स सेल्स थोड़ी सी रिबाउंड होंगी। बट जहाँ तक कॉपर सेल्स देखें, आप देखें इसका जो सेल्स मिक्स है इस क्वार्टर में तकरीबन 65% इनके फेरस सेगमेंट से आया है और बाकी रिमेनिंग कॉपर से आया है। सो गोइंग फॉरवर्ड आई एक्सपेक्ट कि जो उनका जो फेरस सेगमेंट है वो रिबाउंड होगा, बट जहाँ तक कॉपर सेगमेंट है वो शायद इतना रिबाउंड ना हो। तो इन द अपकमिंग क्वार्टर्स मार्जिन्स नॉर्मलाइज होंगे, बट सेल्स वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ी सी रिबाउंड होंगी सरिये की। बट व्हेन यू से कि मार्जिन्स नॉर्मलाइज होंगे तो नॉर्मल मार्जिन्स इनके कितने होंगे? देखिए, अगर आप फेरस सेगमेंट देखें तो उसके मार्जिन्स तकरीबन लास्ट ईयर सेम पीरियड लास्ट तकरीबन 4% के थे। स्क्रैप प्राइस नीचे आई तो हमने देखा है कि फॉर द लास्ट आई थिंक 2 क्वार्टर्स 8 से 9% के, विच सीम्स वेरी नॉर्मलाइज मार्जिन्स। बट जहाँ तक इनके अगर कॉपर का बिजनेस देखें, अगर आप कुछ हिस्ट्री देखें तो उसके मार्जिन तकरीबन 25 से 26% रहते हैं, बट इस क्वार्टर 35% हुए हैं। सो मैं अज्यूम करता हूँ कि थोड़ी सी
सी आपकी सेल्स इंक्रीज होगी फेरस सेगमेंट की, कॉपर की डिक्लाइन होगी, बट जो मार्जिन्स हैं 17% नहीं होंगे, बट 12.5-13% हो सकते हैं, और टैक्सेशन नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो वी कैन एक्सपेक्ट ₹1.80 और ₹2 की अर्निंग्स सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में कर सकते हैं। अगर आप एक और एलिमेंट देखें जो हमने रिजल्ट डिस्कस करा है, वो कंसोलिडेटेड है, उसमें कुछ जो लॉस आ रहा है फ्रॉम मुगल एनर्जी, अगर आप इसकी स्टैंड लोन की अर्निंग्स देखें तो तकरीबन वो 20 पैसे ज़्यादा है। सो येस, वी कैन एक्सपेक्ट कि ₹1.5 से ₹2 की एक क्वार्टर सीक्वेंशली कर सकता है। तो अगर हम 3 क्वार्टर कर लें, अगर ₹2 की हम एज्यूम कर लें, तो ₹6 की ये हो जाएगी आपकी 3 क्वार्टर की अर्निंग, और पहला क्वार्टर तकरीबन ₹2.50 का ₹8.5 की अर्निंग हो जाएगी। और डिपेंड करता है कि कोर पावर प्लांट कब ऑनलाइन आता है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि 1 जनवरी से आ जाता है और पूरे हाफ ईयर का इम्पैक्ट होता है, तो उसका भी एडिशनल इम्पैक्ट हो सकता है तकरीबन ₹1.5 से ₹2 का अर्निंग्स पे। ओके, और कोई डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस साल? आई थिंक ऑन द लोअर साइड है, बिकॉज कंपनी अगर आप बैलेंस शीट देखें काफ़ी लेवरेज्ड है, बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज ऑफ लोअर डिमांड एंड लोअर यूटिलाइजेशन। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि फ़िलहाल ये कोई डिविडेंड देगी, बिकॉज अगर आप देखें कुछ इसी सेगमेंट में जो और कंपनीज़ हैं, भले अमरेली की बात करें, आगा स्टील की बात करें, सो दे आर इन सिवियर लॉसेज बिकॉज ऑफ लोअर डिमांड एंड हाई लेवरेज। बट आई थिंक ऑन द इनिशियली तो मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कंपनी को डिविडेंड देगी साल के एंड तक। ओके, मूविंग ऑन टू अस्करी बैंक। अस्करी बैंक ने 3rd क्वार्टर और 9 मंथ्स के रिजल्ट्स अनाउंस किए। 3rd क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर ₹5.13 रही, विच इज़ अप 112% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और उन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया ₹1.25 का इंटरिम डिविडेंड। और अगर 9 मंथ्स की अर्निंग देखें तो ये बन जाती हैं ₹12.46 की, विच इज़ अप 29% ईयर ऑन ईयर। और ये जो 3rd क्वार्टर का डिविडेंड है ₹1.25 का, इसको मिलाएं तो अब तक इन्होंने 9 मंथ्स में ₹3.25 का डिविडेंड दिया है। अच्छा, अगर हम इसकी हाईलाइट्स चेक करें 3rd क्वार्टर की, तो नेट इंटरेस्ट इनकम वाज अप 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ₹22.8 बिलियन की रही। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो उसमें 23% का इजाफा नज़र आया, अगेन ऑन क्वार्टरली बेसिस, ये ₹13.3 बिलियन थी। और गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्होंने ₹2 बिलियन जो है वहाँ से भी आए हैं। सो शहबाज, ये बताइए कि जो हमने अर्निंग्स में क्वार्टरली बेसिस पे एक इजाफा देखा है, ₹5.13 की अर्निंग आई है, इसकी क्या वजह थी? देखिए, रिज़ल्ट अगर आप देखें वाज मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, मगर मैं एक बात यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप बाकी बैंक्स के रिजल्ट्स देखें, इवन सिक्वेंशली ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस में उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम में डिक्लाइन देखा गया। कुछ बैंक्स थे, आई थिंक UBL या इवन HBL जो बिग बैंक्स हैं, बट अमंग स्मॉलर बैंक्स, अगर आप बैंक ऑफ पंजाब की बात करें, अस्करी बैंक के रिजल्ट देखो, इन्हें सीक्वेंशियल बेसिस पे भी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो काफ़ी अच्छी आई है। तो हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम क्यों बेहतर आई है। उसमें आई थिंक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट ड्राइवर हैज़ बीन इंक्रीज इन करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। अगर आप करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की ग्रोथ देखें ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो तकरीबन 25% है, वेयर एज डिपॉजिट की ग्रोथ 10% है। और हमने ये भी देखा है कि कुछ उनके एक्सपेंसिव जो टर्म डिपॉजिट्स हैं वो भी डिक्लाइन हुए हैं। सो हमने देखा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में करंट अकाउंट की इंप्रूवमेंट है, मगर जहाँ तक आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देख रहे हैं उसके डिपॉजिट्स तो डिक्लाइन हुए हैं, बट आपके जो करंट अकाउंट है वो मज़ीद बढ़ गए हैं आपके, उसमें ग्रोथ हमने देखी गई है। और थोड़े से आई थिंक हमने ये चीज़ बैंक ऑफ पंजाब में भी देखी, जो एक्सपेंसिव पुराने थोड़े TDRs थे उनकी मैच्योरिटी आई तो ये रीप्राइस एट ए लोअर कॉस्ट हुए हैं। तो इसकी वजह से जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे नेट इंटरेस्ट इनकम है वहाँ हमने इंक्रीज़ देखा, जो एक अच्छी चीज़ है। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट फॉर फ्यू क्वार्टर्स सस्टेनेबल है। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टमेंट्स अगर मेच्योर होती हैं, PIBs जो फिक्स्ड रेट्स हैं, वो थोड़े से लोअर प्राइस हो सकते हैं, बट ये नंबर काफ़ी सस्टेनेबल लग रहा है अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें। जहाँ तक वो नॉन फंडेड इनकम है उसमें 2 बड़े कंपोनेंट्स हैं। कैपिटल गेन जो ₹2 अरब का इम्पैक्ट है, लास्ट क्वार्टर कुछ मिलियंस में था, वैसे उनकी अच्छी बात है कि जो आपकी फ़ी इनकम है वो भी आपकी बढ़ी है। सो जहाँ तक कैपिटल गेन हम देखें, सो मैंने इनकी बैलेंस शीट देखी है, उसमें दे स्टिल हैव सब्सटैंशियल कैपिटल गेन्स व्हेन कम्स टू गेन ऑन देयर ऑन स्टॉक मार्केट गेन्स। तो वो एक गोइंग फॉरवर्ड भी बुक कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स हमें कुछ चीज़ को नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी। कैपिटल गेन हम नॉर्मलाइज करते हैं और थोड़ी बहुत फ़ी इनकम भी नॉर्मलाइज करते हैं। तो ये मैंने देखा जो एक क्वार्टर ₹5.11 का है वो सस्टेनेबल बेसिस पे ₹3.40 ₹3.50 का आ सकता है। और मगर इसमें एक और जो अच्छी बात ये हुई है कि यूजुअली बैंक जो है वो हाफ ईयरली डिविडेंड देता था,
पहले तो साल में एक दफ़ा देता था, फिर हाफ ईयरली कर दिया, बट अब इन्होंने आई थिंक कंपनी की बैंक की पॉलिसी है कि अब डिविडेंड सीक्वेंशियल बेसिस पे देंगे. गिवन दैट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज़ अबाउट 20-23% विच इज़ वेरी एडिक्वेट एंड मच अबव द लेवल रिक्वायर्ड. सो आई थिंक ये जो ने ₹3.25 का डिविडेंड दिया है एटलीस्ट 9 मंथ्स में, ये अगले क्वार्टर भी ऑन द लोअर साइड ₹1.25 का डिविडेंड मजीद और दे सकते हैं. और गोइंग फॉरवर्ड इन फ्रॉम कैलेंडर ईयर 26 बेसिस वी कैन एक्सपेक्ट कि ये सीक्वेंशली डिविडेंड देगी. आई थिंक जहाँ तक अगर आप बैंक की बुक वैल्यू देखें, इट्स अबाउट ₹98, ₹99 है, और आई थिंक प्राइस भी यही चल रही है. सो एंड बेस्ड ऑन इट्स वेरी डिसेंट ROE लेवल्स, मेरा इनिशियल एक्सपेक्टेशंस हैं कि it's based on justified price to book and expecting a very nominal deposit growth. मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो स्टॉक है it's fairly valued. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. नाउ लास्ट स्टॉक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एटलस होंडा. एटलस होंडा के सेकंड क्वार्टर और फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स अनाउंस हुए. सेकंड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर ₹38.77 रही, विच इज़ फ्लैट, तकरीबन इतनी थी 38.74 की फर्स्ट क्वार्टर में थी. और उन्होंने हाफ ईयर पे ₹46 का डिविडेंड भी अनाउंस किया. और इस तरह से अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ की जो अर्निंग्स बन जाती है वो ₹77.50 बनती है, विच इज़ अप 45% ईयर ऑन ईयर. हमने पहले भी इससे बात की थी कि इनके जो सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं बाइक्स के वो काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए हमने देखा है कि अर्निंग्स भी पिछले साल के मुकाबले में बेहतर हुई हैं. अगर हम सेकंड क्वार्टर की हाइलाइट्स चेक करें, और हमने यहाँ पे बेहतर कंपैरिजन ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, तो हमने यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन किया बिकॉज जैसे मैंने बताया कि सिक्वेंशली क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो फ्लैट सेल्स और फ्लैट अर्निंग्स ही नज़र आई हैं. तो नेट सेल्स वर अप 38.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. ₹63 बिलियन की नेट सेल्स रहीं सेकेंड क्वार्टर में. अदर इनकम वॉज डाउन 35% ईयर ऑन ईयर टू ₹1.8 बिलियन, और इनके ग्रॉस मार्जिनस अगेन वर अप बाय 5 परसेंटेज पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर, और ग्रॉस मार्जिनस 13% रहे. सो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमको नज़र आया, और ऑफ कोर्स डिविडेंड भी अच्छा उन्होंने पे किया है. देखिए, अगर एटलस होंडा का रिज़ल्ट देखें तो बहुत इंकरेजिंग है. जो हम नंबर्स देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज़, वो भी एक बहुत इंकरेजिंग नंबर्स. अगर आप फर्स्ट हाफ बेसिस में देखें, वॉल्यूम्स अप अबाउट 35%, उनकी जो सेल्स रेवेन्यू है वो भी 35% अप है. उनके आप ग्रॉस मार्जिनस देखें 8% थे लास्ट ईयर, वो आर अप टू अबाउट 5 परसेंटेज पॉइंट, अबाउट 12.5% हो गए. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझने की जो एटलस होंडा है उसमें हुआ क्या है कि दे हैव इनकी लोकलाइजेशन लेवल 90% है, और जैसे जैसे इनकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ होती है तो ऑफ कोर्स दे हैव बेटर इकोनॉमी ऑफ स्केल्स, तो जहाँ से आपके मार्जिनस भी इंप्रूव होते हैं. हमने ये भी देखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने प्राइस पास ऑन भी करी है, और कुछ प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हुआ है. कुछ उन्होंने नई लॉन्चेस करी हैं, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि मार्जिनस इंप्रूव हुए हैं. बिकॉज हमने देखे हैं कुछ क्वार्टर पहले मार्जिन जो 8-9% के थे वो 12% के होते हैं. तो बहुत इंकरेजिंग नंबर्स हैं. अगर आप लास्ट क्वार्टर देखें, इसकी सेल्स तकरीबन 3,22,000 यूनिट ने बेचे थे, मगर जो अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर देखें तो इसके तकरीबन ऑल हाई, मतलब इसके नंबर्स आए हैं, अबाउट 140,000 यूनिट्स आए हैं. सो जो जिसकी अर्निंग्स कंपनी की आ रही हैं अबाउट ₹39 की ऑन क्वार्टरली बेसिस, ये बहुत सस्टेनेबल लग रही है हमें. सो अगर हम यही नंबर्स को एनुलाइज करें तो येस, ईजिली द कंपनी कैन अर्न अबाउट ₹150-155 फॉर फुल ईयर. और इसका डिविडेंड भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूजी की हिस्ट्री तो अबाउट 50-60% रही है. तो येस, इफ़ द कंपनी अर्न अबाउट ₹150, जो हमें लग रहा है अगर यहाँ से मजीद वॉल्यूम इंप्रूव हो रहे हैं जो हमने देखा है लेटेस्ट अक्टूबर में, तो मार्जिन भी मजीद बढ़ सकते हैं, और अर्निंग्स भी यहाँ और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उससे बेहतर आ सकती है. सो ओवरऑल मगर अगर आप देखें एटलस होंडा इज ट्रेडिंग एट प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको रेशो मिलेगा. इसका हिस्ट्री में हिस्टोरिकल यही रेशो है. बट आई थिंक एक इसमें जो रिस्क है वो ईवीज़ का है, राइट. हमने देखा है कि अभी रिसेंटली एटलस होंडा ने अपनी ईवी बाइक लॉन्च करी है, थोड़ी सी ऑन द एक्सपेंसिव साइड है, तो उसका भी रिस्पॉन्स मार्केट में जज होगा. बट ऑफ कोर्स अगर बाकी जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, इफ़ दे कैन डू मच बेटर एट मच बेटर प्राइस लेवल्स, सो देयर वॉल्यूम्स कैन टेक अ लिटिल बिट हिट व्हेन कम्स टू ईवी. बट इसमें एक और एलिमेंट भी है. मैं देख रहा था कि कंपनी की जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो तकरीबन द हाई साइड है. कंपनी की कैपेसिटी तकरीबन 1.5 मिलियन यूनिट्स है पर एनम, और अगर इसी तरह ये चलती रही तो ये तो ऑलमोस्ट एक्सपेंशन करनी पड़ेगी. तो यहाँ ग्रोथ कहाँ से आएगी. हमने ये देखा लास्ट इन्होंने एक्सपेंशन 2015 में करी थी, और तकरीबन
2016 में ऑनलाइन आई थी. तो येस वी कैन एक्सपेक्ट अगर डिमांड बहुत इंकरेजिंग रहेगी सो वी कैन एक्सपेक्ट सम एक्सपेंशन फ्रॉम द कंपनी. अनाउंसमेंट आ सकती है. इसकी वजह से हो सकता है कि डिविडेंड जो 50-60% आ रहा है इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स थोड़ा सा ऑन द लो साइड हो जाए अगर कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड. इसमें एक और एलिमेंट आपने जिक्र करा रिगार्डिंग कैश बैलेंस शीट में कितना है. देखिए अगर आप कैश देखें सबसे बेस्ट चीज़ है कि इनको डीलर्स इनको पैसे देते हैं, 2 महीने का डिलीवरी टाइम होता है. तो बेसिकली जो उनका अदर जो कैश होता है वो ह्यूज कैश बैलेंसेस होता है. उसमें इनका सबसे एक और जो पॉजिटिव एलिमेंट है वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है. पैसे इनके कोई फंसते नहीं है, पहले पैसे आ जाते हैं और 2 महीने के बाद डिलीवरी होती है. सो दैट्स वेरी इंकरेजिंग. अगर आप एक पूरे 12 महीने का एनालिसिस करें तो तकरीबन मैं देख रहा था कि इनका कैश बैलेंस तकरीबन 45 अरब था सेम पीरियड लास्ट ईयर, और अब जो है सितंबर एंड में तकरीबन 70 अरब हो गया है. इसकी वजह से हमने ये देखा है कि अदर इनकम तो डिक्लाइन हुई है बिकॉज उसका मेजर रीज़न है कि इंटरेस्ट रेट आपके 22% से 11% आ गए. मगर एक सब्सटैंशियल सपोर्ट जो कंपनी को मिलता है 20 से 22% वो अदर इनकम से मिलता है. और अगर ये डिमांड ये रहती है तो हमने जो ये अदर इनकम देखी है इस क्वार्टर ये बहुत सस्टेनेबल है. अगर आप इसकी इफेक्टिव अदर इनकम देखें वो तकरीबन 10% बन रही है जो फ़िलहाल आपके इंटरेस्ट रेट्स भी हैं. सो ये नंबर्स बहुत सस्टेनेबल हैं. और देखें अब हम देखें हमने डिमांड ग्रोथ देखी है वॉल्यूमेट्रिक, भले वो गाड़ियों की सेल्स हो, पैसेंजर कार्स की सेल्स हो, ट्रक्स की सेल्स हो, वो यहाँ भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है. बट जहाँ तक मोटर बाइक्स हैं उसकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होती है. And Atlas Honda has recently come up with new variants which are little pricey but they are more fuel efficient. और I think जो users of two-wheelers होते हैं उनको ये चीज़ समझ आ गई है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग अ चाइनीज़ ब्रांड, हमने हिस्टोरिकली देखा दे वर लूजिंग सम मार्केट शेयर कुछ 1-1.5 साल पहले. मार्केट शेयर है कितना एटलस होंडा इनका? क्या फिलहाल देखें अब कुछ चीज़ें हैं जो पामा में रिकॉर्ड होती हैं उसके बेसिस पे उनका मार्केट शेयर अबाउट 86% है जो कुछ क्वार्टर्स से सस्टेन हो रहा है और उससे कुछ क्वार्टर्स पहले जाएँ तो तकरीबन थोड़ा डिक्लाइन था. बट जहाँ तक मैं इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था और फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट देख रहा था उसमें आउट ऑफ एवरी 3 मोटर बाइक्स दे सेल अबाउट 2 मोटर बाइक्स. सो जो बड़ा एक रीज़नेबल है. तो अगर हमें देखा है कुछ जो बड़े नाउन ब्रांड्स हैं उसमें पार्क सुजुकी भी है, यामाहा तो चले गया है. सो नंबर 1 जो लीडर है डोमिनेंट पोजीशन इसकी एटलस होंडा की है. और अगर हम समझते हैं यहाँ से अगर रुपी डिप्रिसिएशन होती है जो प्रॉब्ली यू नेवर नो कब टाइमिंग उसकी कब हो, एक बड़ा जो हमारा रिस्क है टू द कंट्री, मगर इनकी लोकलाइजेशन लेवल 90+ है तो इनको इतना इम्पैक्ट नहीं होता. और एक और बात है कि इवन इफ़ यू सीन इन द हिस्ट्री कि ये कंपनी एक मल्टी बैगर रही है और इसने मैंने देखा लास्ट 10 ईयर्स में अगर हमारा मार्केट का रिटर्न दिस हैज़ बीन अबाउट 18-20%, इसका रिटर्न 25% है. तो जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होती है कंपनी की भी जो कैपिटल अप्रिसिएशन है या टोटल रिटर्न है वो एक डिसेंट रहता है. तो ऑफकोर्स इस लेवल पे अगर हम देखें इट्स नॉट वेरी चीप बट इट्स अ स्टॉक विच अ पर्सन कैन कीप इन द पोर्टफोलियो और लेगेसी रख सकते हैं बिकॉज हम समझते हैं अगर डिमांड रहेगी मोटर बाइक्स की तो येस इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू कीप इन द पोर्टफोलियो. बिकॉज वैल्यू भी अगर देखें ना, अगर हम वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू की जो बात होती है वो देखें तो वो ऑफकोर्स द वे द कंपनी इज़ ग्रोइंग तो उसकी वैल्यू वहाँ से बढ़ जाती है. देखिए आप क्या चीज़ देखते हैं अगर यहाँ से रुपी डिप्रिसिएशन होती है तो कंपनी एज प्राइसिंग पावर इनके पास है, लोकलाइजेशन इनके पास है, अफोर्डेबिलिटी इनके पास है, नंबर ऑफ वेरिएंट्स इनके पास है. सो ऑफ कोर्स अभी कंपनी ने एक लॉन्च करी ईवी बाइक्स. इफ़ ऑफ कोर्स इनका R&D तो चलते रहेगा. इफ़ दे थिंक इट्स नॉट डूइंग वेल, इट्स वेरी इनिशियल टू से, दे कैन ऑलवेज कम विद अ चीपर ब्रांड. तो बिकॉज देखिए होंडा इट्सेल्फ इज अ बिग ब्रांड तो उसकी जो क्वालिटी है कंपेयर टू प्रॉब्ली चाइनीज़ ब्रांड्स वो शायद बेहतर ही होनी चाहिए. अगर इनकी क्वालिटी कम्स टू कन्वेंशनल बाइक्स वो बेहतर है. सो ऑफ कोर्स दे विल चार्ज अ प्रीमियम. ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच. एंड दैट्स इट फॉर दिस एडिशन ऑफ स्टॉक पर. जब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे. टेक केयर. खुदा हाफिज़.